टू सी शार्प सेशंस। लास्ट वीडियो तक हमने बिल्कुल स्क्रैच से इन चीज़ों को स्टार्ट किया, ठीक है, कि सी शार्प क्या है, .NET क्या है और हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो पर काम कर रहे होते हैं। ऑल उससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब पे में मौजूद हैं और उसमें जो भी कोड हमने सेपरेटली किया है हर एक वीडियो के अंदर वो ब्लॉग पर मौजूद है। तो इसके लिए अगर मैं ब्लॉग पर आऊँ तो fahdusencs blogspot.com के अंदर आप देख रहे हो कि एक सेपरेट मैंने यहाँ पर आइकन बनाया हुआ है सी शार्प ट्यूटोरियल का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे और विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियो सेशन मैंने यहाँ पर वो कोड सेपरेटली रखा हुआ है। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी ऑपरेटर्स, ठीक है, कि सी शार्प के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं और वो किस तरह से काम करते हैं इस सेशन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटर समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी होती हैं कि जब एक इक्वेशन फॉर्म होती है उसमें दो तरह के अल्फ़ाबेट्स या दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। वो ऑपरेशन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स के दरमियान है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक सिंपल सी इक्वेशन इस बात को शो कर रही है कि a और b की दो वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और ऐड होने के बाद इस असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस c में सेव हो जाएंगी, ठीक है। यानी ये जो प्लस साइन है और ये इक्वल साइन है ये यहाँ पर ऑपरेटर है। इसके अलावा a, b और c जो है यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ये आप c को वेरिएबल भी कह सकते हैं क्योंकि ये a b के फॉर्म पे है और इनकी जगह कोई इनकी वैल्यूज लिखूंगा मैं तो वो उसके ऑपरेंड्स कहलाएंगे। यानी जब भी हम कोई मैथ से रिलेटेड इक्वेशन फॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकती है। हमने सी पढ़ी और सी में भी यही स्ट्रक्चर था और इससे रिलेटेड ही ऑपरेटर थे जो अभी हम इस सेशन पे सी शार्प पे पढ़ने जा रहे हैं। लिहाजा जो ऑपरेटर्स यहाँ पर परफॉर्म होते हैं सी शार्प में उनमें सबसे पहला ऑपरेटर आपने देखा है लिखा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर। एज अ नेम सजेस्ट, जब हम किसी वैल्यू को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर तो वहाँ पर हमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो कि इक्वल साइन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हो इंटीजर a इक्वल टू समथिंग। एक तरीका ये है जिसमें आपने वेरिएबल को डिफाइन किया, डिफाइन करने के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दिया। एक तरीका ये है कि आप पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसके नेक्स्ट लाइन पे उसे इनिशियलाइज करते हैं। तो जब आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो इस लाइन पर तो आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो जिसके ज़रिए से वो वेरिएबल क्या हो रहा है, उसमें एक वैल्यू सेव हो रही है जो नंबर आपने उसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा टाइप्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस कोड को हम यहाँ से Ctrl+X करते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर के नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम हमने यहाँ से समझ लिया और उसके बाद फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड साइन मौजूद है जो बेसिक मैथ्स के फंक्शन है जो एक सिंपल कैलकुलेटर में भी मौजूद होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरिएबल्स हम बनाते हैं यहाँ पर a, b, ठीक है, और इसी तरह मैं सेकंड लाइन पे भी कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ इंटीजर नाम के लिए। इसका हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल w, x, y एंड z, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं चाहूँ तो वेरिएबल को यहाँ पर इनिशियलाइज और डिफाइन भी कर सकता हूँ जैसे अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पे देखा था। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 2 एंड सिमिलरली इसकी वैल्यू दे दी मैंने 3। उसके बाद हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं शॉर्ट वे में, और इसी तरह मैं एक वेरिएबल को भी यूज़ कर सकता हूँ w को और उसके अंदर क्या करूँ a, b की वैल्यू ऐड करवाऊँ और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं कि अभी a प्लस b की वैल्यू console.write लाइन के ज़रिए से 5 प्रिंट हो रही है नहीं। लिहाजा मैंने Ctrl+F5 प्रेस किया एंड हियर इट इज योर आउटपुट 5 यहाँ पर लिखा आ रहा है। दूसरा एक तरीका जो कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जो कि मैंने ऊपर इनिशियलाइज डिफाइन किया हुआ है w, और इस w की जगह यानी w के साथ मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया और इसमें वैल्यू ऐड करवा दी अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा w, तो रिजल्ट विल बी सेम। सिमिलरली प्लस साइन को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। मैं इसी दोनों लाइनों को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फिर मैंने पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया। तो एक दफ़ा w इस्तेमाल किया जा चुका है यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर x यूज़ करता हूँ, ठीक है, जूम कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर x को प्रिंट करवाएंगे और जहाँ पर मैं प्लस यूज़ कर रहा हूँ वहाँ माइनस यूज़ कर लेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाई
फॉर y और यहाँ पर उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली z, ठीक है, और यहाँ पर z की वैल्यू प्रिंट कर दी, साथ ही साथ हमने इसको डिवाइड साइन दे दिया। जूम आउट करते हैं, कंट्रोल F5 अगेन प्रेस करूंगा और उसके बाद आप देख रहे हो कि जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद जो फॉर्मेट्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ पर 0 इसलिए प्रिंट हो रही है कि हमें पता है कि पॉइंट के साथ इंटीजर में वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। यही वजह है कि वो जब 0 वैल्यू पहले आएगी तो वो उसी को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अगर आप डबल लोगे तो फिर डेटा टाइप डबल लेने की वजह से पॉइंट के साथ जो वैल्यूज होती हैं वो मेंशन यहाँ पर होंगी। इसी के बाद साथ में आप देख रहे हो हमारे पास जो ऑपरेटर है वो मॉड का है। मॉड क्या काम करता है, पहले हम वो समझते हैं कि जब दो वैल्यूज़ को हम जब भी डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है वो क्वोशंट के बिहाफ पर आता है। ठीक है ना, लेकिन मॉड साइन हमें रिमाइंडर की वैल्यू देता है। कैसे, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 को 2 से तो 2 5 10, रिजल्ट विल बी 5। डिवाइड के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो रिजल्ट हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। लेकिन मॉड क्या करता है, 2 5 10 यानी 10 माइनस 10 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो मॉड का साइन हमें रिमाइंडर की वैल्यू रिटर्न करता है कि रिमाइंडर में जो वैल्यू बचेगी वो क्या है। ठीक है, रिमाइंडर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, किसी भी हम एक होल नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट यही हो सकता है। तो लेट्स सी, इसके लिए हम एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं जिसका नाम मैं मॉड रख देता हूँ और इसके बाद मैंने मॉड के अंदर एक वैल्यू लिखी a मॉड ऑफ b। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मॉड को डिस्प्ले करवा दिया। तो इसे मीनिंगफुल समझने के लिए मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, 10 कर दिया और साथ ही साथ 2 कर दिया मैंने इसे, कंट्रोल F5। तो आप देख रहे हो डिवाइड में क्या आंसर आ रहा है, 5। ठीक है ना, जो सेकंड लास्ट वैल्यू है 5, क्योंकि 2 5 10। लेकिन उसकी नीचे वाली जो लाइन है, जब 2 5 10 हुआ तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मॉड की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करती है, तो यही वजह है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब मैं 10 की जगह इसको 11 कर देता हूँ तो रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, लेट्स सी, आप देख रहे हैं 5 के बाद 1 यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इंटीजर में पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है, तो 5 के बाद यकीनी तौर पर पॉइंट लिखकर नीचे 1 के साथ 0 लगाना होगा, जैसे डिवाइड का रूल होता है। उसके बाद फिर 2 5 10 एंड 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। तो इंटीजर में पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आती है, तो इसीलिए वो पहली वैल्यू को ही कंसीडर कर रहा होता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तमाम डिस्कस कर लिए और उसके सिस्टमेटिकली जो उसके आंसर्स आ रहे थे, किस रिस्पेक्ट से आ रहे थे, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की वर्किंग जो है वो एक आउटपुट के बेस पर होती है जिसे हम बूलियन कहते हैं। ठीक है, हमने डेटा टाइप्स में बूलियन में डिस्कस किया था कि बूलियन की वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, और ज़्यादातर हम कंपैरिजन ऑपरेटर को इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि हम अपकमिंग सेशन में पढ़ेंगे। लिहाजा अभी हमने इफ़ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि एक वेरिएबल के अंदर इन दोनों को परफॉर्म करें ताकि हमें बूलियन आउटपुट उसका रिजल्ट मिले। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। पहले मैं इस एरिया को कमेंट कर देता हूँ जो अभी तक हमने बातों को समझा है यहाँ तक। अब हम कंपैरिजन के लिए भी कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, अनडिफाइन। तो कॉपी किया मैंने इसे दोबारा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो दो वेरिएबल्स हैं a एंड b। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ c। ठीक है ना, c d एंड e। ठीक है, c के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू, जो c का आउटपुट होगा वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में होगा ना। हम यहाँ पर ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b है या फिर नहीं। ठीक है ना, यही होगा इसका आउटपुट, या तो होगा या फिर नहीं होगा। लिहाजा इसका जो आउटपुट है वो नंबर के फॉर्म में नहीं होगा बल्कि कंडीशन के फॉर्म पे होगा, या तो राइट या फिर रॉन्ग। लिहाजा राइट एंड रॉन्ग या बूलियन फॉर्म के लिए मुझे डेटा टाइप्स की भी किसकी ज़रूरत होगी, बूल। तो जहाँ पर मैंने c d e के लिए इंटीजर लिखा था, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बूल, क्योंकि इसका आउटपुट बूल के फॉर्म पे। तो अभी अगर मैं जब c लिखता हूँ तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, यानी ये एरर शो नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ रीड करके समझता हूँ कि इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो रही है या फिर नहीं। तो a की वैल्यू 11 है, तो क्या 11 ग्रेटर देन इक्वल टू b है, बिल्कुल नहीं है, लेस देन है वो। तो c के अंदर जो वैल्यू सेव होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स। ठीक है, लेट्स सी। एंड हियर इट इज, वैल्यू विल बी ट्रू। व्हाई? क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर है इक्वल टू b। ठीक है, मैं लेस देन के रिस्पेक्ट से देख रहा था,
क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो इसका मतलब है वैल्यू बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं एज लाइक दिस, तो अब आप देख रहे हो कंडीशन फॉल्स हो गई, b की वैल्यू छोटी है और a की वैल्यू बड़ी है। तो ये दोनों चीजें हो गई, हमने ग्रेटर देन इक्वल टू भी देख लिया और लेस देन इक्वल टू भी देख लिया। दोनों चीजें यहां पर क्लियर है कि ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू किस तरह से ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न हो रही है। इसी रिटर्न होने वाली वैल्यू के बिहाफ पर आप कोई डिसीजन लेते हो, यानी अगर c की वैल्यू ट्रू है तो ये काम कर दो, फॉल्स है तो ये काम कर लो। जिस तरह से मैंने ग्रेटर देन और लेस देन देखा है, इसी तरह से आप यहां पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर है डबल इक्वल। एक सिंगल इक्वल हमेशा एक वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करवा रहे होते हो तो सिंगल इक्वल की जरूरत है, लेकिन जब दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, तो इसके लिए हम डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पर पहले मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू यूज किया था, अब उसकी जगह मैं डबल इक्वल लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि चेक करो a और b आपस में बराबर है या नहीं। तो a और b आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी, फॉल्स। लेट्स सी, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बिल्कुल इसी तरह से जब हमने लेस देन ग्रेटर देन देखा, तो ये साइन है हमारे पास किसका, नॉट इक्वल का। ठीक है, जिस तरह से डबल इक्वल साइन दोनों को मैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इक्वल है या नहीं, इसी तरह ये ऑपरेटर जो है हमारे पास इसलिए यूज होता है कि चेक करो दोनों एक दूसरे के बराबर तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने अब यहां पर इस साइन को यूज किया, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और उसके बाद इक्वल साइन। ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इस रिस्पेक्ट से दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। जिस तरह से आपने ग्रेटर देन इक्वल लिखा है, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं। जिस जगह आपने लेस देन इक्वल टू लिखा था, उसके जगह आप सिर्फ लेस देन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या फर्क है, जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कहता हूं तो उसका मतलब है साथ ही साथ ये भी देखो कि ग्रेटर हो या उसके बराबर हो, दोनों में से एक कंडीशन है, तो फिर प्रॉब्लम वो क्या होगी, ट्रू में ही कंसीडर होगी। लेकिन जब सिर्फ मैं ग्रेटर देन लिख रहा हूं तो इसके लिए जरूरी है कि a की वैल्यू बाद में आने वाली वैल्यू से बड़ी हो, बराबर में भी कंडीशन फॉल्स होगी। तो ओवरऑल यहां पर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को भी देख लिया कि कितने तरह के हैं और उनकी वर्किंग किस तरह से हो रही है ओवरऑल। आगे चलते हैं कमेंट करने के बाद इससे। एंड लास्ट यहां पर आप देख रहे हो कि कंडीशनल ऑपरेटर है, और कंडीशनल ऑपरेटर पे आप यहां पर दो साइन देख रहे हो, एंड एंड और। साथ ही साथ हमारे पास एक और कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं नॉट। ठीक है, ये क्या है इसे हम समझते हैं। जिस तरह से आपने यहां पर देखा कि हम दो वेरिएबल के दरमियान कंडीशन दे रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग वैल्यू को अलग कंडीशन के बिहाफ पर उनके आउटपुट का डिसीजन लूंगा। कैसे, तो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, ठीक है, और एक बूल वेरिएबल लिया c, और मैंने कहा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, b इज लेस देन इक्वल टू 10, और दोनों की एक वैल्यू दे देते हैं। a की वैल्यू दे दी मैंने 2, b की वैल्यू दे दी 5, और इन दोनों के दरमियान मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब बगौर देखो, जब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पे ये काम किया था, तो कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम डायरेक्टली सिर्फ दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे थे, ठीक है ना, a की वैल्यू को और b की वैल्यू को। ठीक है, उसके बिहाफ पर एक बुलियन आउटपुट आ रहा था। अब मैंने ये कहा है कि a की वैल्यू तो है कोई ना कोई, लेकिन a की वैल्यू के साथ में यहां पर मैं b की वैल्यू लिख रहा था ना, इस चीज को देखो, ये दोनों चीज बोथ आर सेम, जहां पर 10 लिखा हुआ है ऊपर वहां b लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब मैंने दो कंडीशन को एक जगह लिखा, दो कंडीशन को एक जगह लिखा, और इन दोनों के दरमियान क्या ऑपरेटर लगाया मैंने, एंड। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है कि पहले वो ये इस कंडीशन को देखेगा कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। आगे वाली कंडीशन को देखो तो ये कह रहा है b की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर एंड की डेफिनेशन हमें ये समझनी है कि कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर हमें ये बताता है कि एंड का साइन अगर दो ऑपरेशन के दरमियान मौजूद है तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, यानी ये वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए और ये वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, तभी इस c की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। और अभी आप देख रहे हो कि ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इसका मतलब है
फाइनली हमारी जो हमारा आउटपुट होगा वो फॉल्स में ही होगा, ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, एंड है। लेट्स सी, तो मैंने कंट्रोल F5 किया क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करवाई है, सी की वैल्यू लिखता हूँ, कंट्रोल F5 करते हैं और आप देख रहे हो कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। वजह क्या है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो अब कंडीशन दोनों ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले लाइन पे यानी सी की वैल्यू के बाद लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ए की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 2 के बराबर जरूर है, तो उसका मतलब है पहला पार्ट हमारा ट्रू हो गया। दूसरे में कहा जा रहा है बी की वैल्यू या तो बराबर हो या तो लेस देन हो 10 से, तो बिल्कुल लेस देन है 10 से, 5 है, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो फाइनल आउटपुट हमारे जो इस पे वैल्यू सेव होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। लिहाजा मैंने F5 किया और अब आप देख रहे हो कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर जब हम एंड इस्तेमाल करते हैं तो इसके अराउंड जो जो कंडीशन होगी उन तमाम का ट्रू होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल इसके इन्वर्स में जब हम यहाँ पर एंड की बजाय और इस्तेमाल करते हैं एज लाइक दिस, तो इनमें से जितनी भी कंडीशन इनके अराउंड मौजूद है उनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो बाकी तमाम को इग्नोर कर देगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फाइनली इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू ही होगा, क्योंकि एंड सिर्फ एक कंडीशन को चाहता है कि वो ट्रू हो, इसके अलावा बाकी तमाम कंडीशन ट्रू हो या फिर ना हो, कंडीशन विल बी ट्रू। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो कि ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो लिहाजा मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 20 नहीं है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल F5, आप देख रहे हैं कंडीशन हमारी क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब दोनों को हम फॉल्स करते हैं, तो दोनों को फॉल्स करने के लिए ठीक है, ना तो B 4 के बराबर है और ना ही उससे कम है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। जब दोनों फॉल्स हो गई तो जाहिर सी बात है कंडीशन फाइनल भी हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फाइनल इसके बाद जो हमारे पास कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर में है वो है नॉट, और नॉट हमेशा एक ही ऑपरेंट्स के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि पेयर में ये 1 कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है 2 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं जब हम लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब हम नॉट इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में करेंगे। कैसे? मैंने इस कंडीशन को हटा दिया, अब आप यहाँ देख रहे हो कि सिर्फ एक कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 20 से। तो सबसे पहले तो मैंने इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर लिया। अभी आप ये देख रहे हो कि इसकी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू है 2 ना तो 20 के बराबर है और ना ही उससे बड़ी है। तो अभी इसकी जो वैल्यू है, इसका आउटपुट है, अगर हमें इससे देखें तो ये है फॉल्स। नॉट का साइन क्या करता है, किसी भी ट्रू कंडीशन को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है या फिर फॉल्स कंडीशन को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी आपने देखा कि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगा दिया, ये नॉट का साइन है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज से पहले। उसके बाद मैंने कंट्रोल F5 किया। अब आप देख रहे हो कि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो फॉल्स कंडीशन को उसने क्या बना दिया, ट्रू बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, जो कंडीशन इंटरनली फॉल्स थी अब मैं इसे ट्रू करने लगा हूँ। तो ट्रू करने के लिए मैं इसे 2 कर सकता हूँ। अब कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन नहीं है 2 से, लेकिन उसके बराबर तो है ना, तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये नॉट का साइन उसे दोबारा से क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। लेट्स सी, एंड हियर इट इज। तो ओवरऑल ये ऑपरेटर्स के तमाम सिनेरियो हमने कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर में भी देख लिए कि एंड और एंड नॉट किस तरह से वर्क कर रहा होता है। ओके, हियर इट इज फाइनल ऑपरेटर विच इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और इस टर्नरी ऑपरेटर पे आप 2 साइन देख रहे हो, एक क्वेश्चन मार्क है और एक कॉलन का साइन है। टर्नरी ऑपरेटर की वर्किंग जो है वो एक इफ स्टेटमेंट की तरह है, यानी आप एक डिसीजन लेते हो कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू कंडीशन पे है तो ये काम करो, वगरना फॉल्स कंडीशन है तो ये काम करो। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है इंटीजर नंबर, इसकी एक वैल्यू दे दी, और फिर मैंने यहाँ पर एक बूल वेरिएबल लिया है जिसका नाम है इज नंबर 10। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई चेक करो कि नंबर की वैल्यू 10 है या नहीं। अभी हमें डबल इक्वल में देखा ना कि दोनों को मैच करना होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर हैं तो तुम ये कर दो, यानी इस बुलियन के अंदर क्या वैल्यू सेव कर दो, ट्रू, वगरना क्या करोगे, फॉल्स। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर कंडीशन, तो बिल्कुल ये ट्रू कंडीशन है क्योंकि नंबर की वैल्यू क्या है, 10 ही है।
तो अब इस नंबर 10 के अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी? ट्रू। और अगर ये फॉल्स कंडीशन होगी तो ये कौन सी वैल्यू को सेव करेगा? फॉल्स को। तो अभी इस रिस्पेक्ट से जब मैं console.write के अंदर ये लिखूंगा तो लिखा आएगा नंबर इक्वल टू 10 इज ट्रू। ठीक है, लेट्स सी, ट्रू लिखा आ रहा है यहाँ पर, ओवरऑल कंडीशन सही है। ठीक है, इसको मजीद मीनिंगफुल बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ तो मैंने बूलियन पे आउटपुट लिया हुआ है ना इसका, ठीक है, जही वजह है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है ना, बूल था उसके अंदर ट्रू फॉल्स की वैल्यू सेव हो रही थी। टर्नरी ऑपरेटर का काम ये है, ये कंडीशन बताता है फर्स्ट ट्रू पर, ये बताता है फॉल्स पर। ठीक है, तो ट्रू पर मुझे स्ट्रिंग में सेव करानी है वैल्यू ट्रू, और फॉल्स पे सेव करानी है फॉल्स। ठीक है, पहले वो बूलियन के फॉर्म पे था तो मैं इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग के फॉर्म पे। अभी भी जो आउटपुट प्रिंट होगा वो वही होगा, क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बता दिया कि वैल्यू ट्रू। लेट्स सी, हियर इट इज सेम वैल्यू। जब मैंने स्ट्रिंग लिख लिया तो जरूर तो नहीं है ना मैं सिर्फ ट्रू ही लिखूं, ट्रू के साथ कुछ और भी लिख सकता हूं। ठीक है, ट्रू इज 10, false is not 10, here it is। तो इस सेशन के अंदर हमने तफसीलन ऑपरेटर डिस्कस किया सी शार्प में कौन कौन से हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर जो एक सिंगल इक्वल साइन का है, ठीक है, जो किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड था। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। देन उसके बाद हमने कंडीशनल या लॉजिकल ऑपरेटर दोनों कहते हैं इसे हम, ठीक है, जिसमें हमने एंड, और एंड नॉट देखा। उसके बाद हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा जो कि इफ़ स्टेटमेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है इन टर्म ऑफ ऑपरेटर, जिसमें क्वेश्चन मार्क के बाद आप इफ़ की राइट कंडीशन लिखते हो और कॉलन के बाद उसकी फॉल्स कंडीशन लिखते हो, जो कि मैंने यहाँ पर पहले बूलियन और उसके बाद स्ट्रिंग के फॉर्म पर आपको करके दिखाया।